नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और अपने अपने मेहनत में तो ज़रूर लगे होंगे। तो आज का जो हमारा खास टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा राज्यों का विधान मंडल। आप लोग इस टॉपिक से वाकिफ होंगे और नहीं है तो आज मैं आप लोगों को इससे परिचित कराता हूँ। ये वीडियो हमारा लाने का खास मकसद यही है दोस्तों कि इस चैप्टर से जुड़े अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके कोई भी एग्ज़ाम में बनता है, चाहे पीटी की बात करें, मेंस की बात करें, यहाँ तक कि इंटरव्यू का भी कुछ प्रश्नों को इस टॉपिक से क्लियर किया जा सकता है। और ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत लंबी श्रृंखला वाले टॉपिक है। ये एक बहुत बड़े टॉपिक है जिसको पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि इसे कम से कम समय में सारे पॉइंट को, इससे जुड़े जितने पॉइंट है सारे पॉइंट को कवर करा सके, ताकि आप कम से कम समय में इससे जुड़े सारे प्रश्नों को क्लियर कर सकें और अपने एग्ज़ाम में सही करके आएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राज्यों का विधानमंडल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विधानमंडल आखिर होता क्या है। तो आप लोग केंद्र स्तर पे संसद का नाम सुने होंगे, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद में 3 अंग होता है। हमने बताया था कि हमारे केंद्र स्तर पे एक संसद होती है, एक संस्था होती है जिसको हम संसद कहते हैं। संसद का काम होता है कानून बनाना। क्या हमने बताया दोस्तों कि केंद्र स्तर पे एक संस्था होती है, एक एजेंसी होती है जिसको नाम संसद दिया गया है, और ये संसद का काम होता है कानून बनाना। हमारे देश के लिए कानून बनाया जाता है। संसद के द्वारा बनाए गए कायदे कानून के द्वारा ही हमारे देश के ऊपर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसी के नीतियों के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को राज्य में भी यही जानना है कि भारत का जितने भी राज्य, प्रत्येक राज्यों में एक विधानमंडल होता है, और विधानमंडल भी जिस तरीके से संसद देश के लिए शासन व्यवस्था को संचालन करने वाले नीति बनाती है, उसी तरीके से राज्यों के शासन व्यवस्था को किस नीति के द्वारा चलाया जाए, ये हकदार होता है विधानमंडल। ये विधानमंडल को इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे दोस्तों विधानमंडल के बारे में। अब विधानमंडल से जुड़े कुछ और बातें, जैसे जिस तरीके से संसद का 3 अंग होता है, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है, ठीक उसी प्रकार से विधानमंडल का भी 3 अंग होता है। एक, सबसे पहले तो राज्यपाल, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र स्तर पे सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्य स्तर पे राज्यपाल। तो सबसे पहले विधानमंडल का अंग होगा राज्यपाल, उसके बाद विधान परिषद और उसके बाद विधान सभा। ठीक है, तो ये बात आपको, यानी केंद्र और राज्य दोनों को तुलना करते हुए चलेंगे ना, संघ की जो कार्यपालिका है वो से, और हम अपने राज्य की जो कार्यपालिका है, दोनों को तुलना करते हुए चलना है। जब तुलना करके आप पढ़ेंगे ना, आसानी पूर्वक आपको समझ में आएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप एक बार पढ़ के तो देखें, और कुछ भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक हो, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, आप हर टॉपिक के ऊपर हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में। मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा। एक बार आप सवाल तो करके देखें। चलिए, तो राज्यों का विधानमंडल के बारे में हम लोग समझ गए। अब बात रहा कि कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले, उसको पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसको जान ले। बेसिक चीज़ें जैसे हम मान लिया कि राज्यों का विधानमंडल पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, ताकि हम उस टॉपिक को पहले समझ ले कि हमें ये पढ़ना है, ताकि हम कम से कम समय में उन सारे टॉपिक को कवर करके आएँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है हम मतलब कोई भी टॉपिक उठाएं और शुरुआत कर दिए पढ़ने के लिए। हमको पता ही नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये चीज़ पता नहीं होने के कारण आपके पास क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा इस टॉपिक को क्लियर करने में। लेकिन जब आपको इसका बेसिक जो बातें हैं वो पता है, आप कम से कम समय में इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे।
तो चलिए वही काम करते हैं। देखिए, राज्य का विधानमंडल अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसमें ये मुख्य रूप से लगभग 7 से 8 जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ना होगा। जब इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो राज्यों का विधानमंडल धुआं धुआं, ठीक है, बाकी सब धुआं धुआं, ठीक है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, राज्यों के विधानमंडल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो। जिस तरीके से केंद्र स्तर पे भी मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का जो हेड व्यक्ति होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है प्रधानमंत्री। उसी तरीके से यहाँ पे राज्यों में जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो होता है कौन, सीएम। सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर, अर्थात हमारे राज्यों का जो मुख्यमंत्री है वो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य का जो मंत्री परिषद होगा वो। उसके बाद सीएम की नियुक्ति अर्थात चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे किया जाता है, इसको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, अनुच्छेद कितना में इसके बारे में वर्णन किया गया, सारे पॉइंट इसमें देखेंगे। उसके बाद मंत्रियों का चयन, मंत्री का चयन कैसे होता है, कोई भी मंत्री का चयन कैसे राज्य में होता है। फिर मंत्री पद की अर्हताएं, मंत्री पद बनने यानी मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात को भी देखेंगे। उसके बाद मंत्रियों का शपथ, मंत्री जब बनता है तो अपने पद को धारण करने से पहले क्या क्या शपथ लेता है, अपने पद की और गोपनीयता की शपथ लेता है, ये बात कहाँ पे किया गया, कौन से अनुच्छेद में, इन सारे पॉइंटों को इसमें देखेंगे हम लोग। उसके बाद मंत्रियों की श्रेणी, मंत्रियों की श्रेणी बोले तो कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, मंत्री को इंग्लिश में मिनिस्टर बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम यानी प्रधानमंत्री, पी का मतलब होता है प्राइम, प्राइम मतलब होता है प्रधान, ठीक है, और मिनिस्टर मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री। उसी तरीके से मिनिस्टर को यहाँ पे मंत्री बोला जाता है। तो मंत्रियों का श्रेणी यानी कि कैटेगरीज ऑफ जो मिनिस्टर होता है वो, यानी राज्य में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में इसमें जानेंगे। उसके बाद मंत्रियों का जो वेतन और भत्ते हैं वो, मंत्रियों का कितना सैलरी दिया जाता है, इसके सैलरी के लिए संविधान की कौन से अनुसूची में बातें कही गई है, कितना मिलेगा, इसका सैलरी कौन संस्था देता है, राज्यों का विधानमंडल देता है कि विधानसभा देता है कि विधान परिषद देता है, ये सारे बातें। उसके बाद मंत्री परिषद का कार्यकाल, यानी मंत्री जब कोई बन गया, राज्य का मंत्री बना, तो उसके बाद वो कितने वर्षों तक अपने पद पे बना रहेगा, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, जो भी बातें हैं वो ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये 8 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं राज्यों के विधानमंडल में, तो यकीन माने आप राज्य के विधानमंडल से पूरी तरीके से परिचित होंगे और एक भी सवाल नहीं छूटने का चांस रहेगा। लेकिन ये सारे टॉपिक इसमें जो है वो सारे टॉपिक को अभी कवर कराएंगे। उसके बाद सीएम की जो नियुक्ति है यानी इस मुख्यमंत्री के बारे में स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सीएम की नियुक्ति कैसे होता है ये जानेंगे। ये हुआ ये राज्य विधानमंडल का बेसिक फंडामेंटल। अब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री आता है, विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है। तो ये सब संस्था के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में स्पेशल पढ़ेंगे ताकि हम उसको विस्तार में पढ़ें और विस्तार में पढ़कर सारे प्रश्नों को हम क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि हम जल्दीबाजी में पढ़ने के चलते हम क्या करें, जल्दीबाजी में हम पढ़ने के कारण क्या करें, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको अभी कुछ समय ज़्यादा लग रहा है पढ़ाई करने में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप शुरुआती बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको समय लगेगा, लेकिन जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर से उसको जब आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उनसे जुड़े सारे प्रश्न आप लोग 100% सही करके आएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। इसे आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम समझाते हैं बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है, अच्छा लगने का मतलब लिखावट और दिखावा नहीं, वीडियो का क्वालिटी कैसा ये नहीं, अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कोई भी टॉपिक से लगता है कि नहीं इस टॉपिक से हमें एक बहुत सारा क्वेश्चन कवर हुआ, तो इस वीडियो को आप दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि जो बच्चे ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हर बच्चों को, कंपटीशन करने वाले हर बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं।
पॉलिटिक्स से बहुत सारा प्रश्न आता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स ही पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी का भी हम एक एक टॉपिक आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कब? जब अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर आपको ही अच्छा नहीं लगा तो फिर शेयर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब आपको अच्छा नहीं लगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब ये भी नहीं कहना, अगर कोई मेहनत कर रहा अच्छा वीडियो है तो उसको झुठलाना नहीं चाहिए कि आप अच्छा वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि एक सच्चे जो स्टूडेंट होता है, एक सच्चे जो भाई होता है, वो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करेगा। लेकिन कब? जब हम अच्छा काम करेंगे तो। अगर वाकई में मेरा वीडियो अच्छा है तो उसे आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर अच्छा नहीं है तो मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छा मेरा वीडियो नहीं रहे, शेयर नहीं करना है और नहीं उसको लाइक करना है, नहीं हम सब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चलिए, आपको फ़ायदा होता तभी ही करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग, हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो है राज्य का जो मंत्री परिषद है, वो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले राज्य का मंत्री परिषद, तो राज्य के मंत्री परिषद में हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में जिस तरीके से केंद्र स्तर पे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, उसी तरीके से हमारे जो राज्य है, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अर्थात भारत का जितने भी राज्य हैं, चाहे कोई भी बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कोई भी भारत का जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली और राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है तो इसके बारे में आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली के बारे में डिस्कस करना एक बहुत बड़ी समय लगेगा और उस समय हम नहीं चाहते हैं कि आपका हम समय को व्यर्थ गवा दें इस फालतू के टॉपिक को लेकर। जो हम पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ा चुके हैं उसको आप क्या करें, मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में जाइए और उस वीडियो को आप ओपन करके आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो राज्य का जो मंत्री परिषद है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जानना है कि केंद्र के साथ साथ हमारे राज्यों में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद अनुच्छेद 163 में कहा गया है, हमारा टॉपिक है राज्य का मंत्री परिषद। इसमें हमारा सबसे पहला जो अनुच्छेद आया वो आया अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार, अर्थात आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 163, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहमति अर्थात परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि हमारे जो राज्यों में जो राज्यपाल होंगे उसे परामर्श और सहायता देने के लिए एक संस्था होगी जिसे मंत्री परिषद कहेंगे, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होंगे वो होंगे सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर होंगे। तो उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे कि राज्यपाल के लिए, राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक संस्था है मंत्री परिषद, और इस संस्था का जो प्रधान, जो हेड व्यक्ति होगा वो चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और ये बात कहां पे किया गया, अनुच्छेद 163 में किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद है कि ये जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया, हमारा एक टॉपिक राज्य में जो मंत्री परिषद है वो क्लियर हो गया। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे पढ़ना है। अभी हम राज्यों का विधानमंडल का जो फंडामेंटल जो पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, और जब हम इसके आगे का टॉपिक को पढ़े, विधानसभा, विधान परिषद, तो वो चीज़ें हमें आसानी पूर्वक समझ में आ सके। तो चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए अनुच्छेद 164, अब जितना भी अनुच्छेद है ना इसको क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि कई बार प्रश्न अनुच्छेद से प्रश्न आता ही आता है। अब जैसे बोल देगा, आपके एग्जाम में रहेगा, ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन रहता है कि राज्यपाल के कामों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसकी प्रधान सीएम होता है, यह कहा गया है।
ऑप्शन में रहेगा अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में यानी अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 164 में। ऐसा ऑप्शन देता है, आपको लगेगा चारों ऑप्शन में से सभी ऑप्शन हो रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है बच्चे को पता नहीं चलता कि 100% सही कौन सा अनुच्छेद होगा। वो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दे देता अनुच्छेद वाला ही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसको माइंड में सेटअप करके रखेंगे कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान सीएम होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक सीएम की नियुक्ति में भी अनुच्छेद आ रहा है, उस अनुच्छेद का नाम है 164। 164 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया दोस्तों कि राज्यपाल है ना, राज्यपाल है जो सीएम की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यों का जो राज्यपाल होगा वो सीएम की नियुक्ति करेगा और उसके बाद सीएम के सलाह पे अन्य मंत्रियों का चयन करेगा। ये बात आया समझ में कि नहीं आया? हमने क्या बताया कि राज्यों का जो राज्यपाल होंगे वो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यों के जो राज्यपाल होंगे वो मुख्यमंत्री का चयन करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पे अर्थात मुख्यमंत्री की जो सिफारिश है उसके सिफारिश पे अन्य जो मंत्री होता है मंत्री परिषद में उस मंत्रियों का चयन करेगा। तो कह सकते हैं कि मंत्री परिषद में लगभग जितने भी मंत्री हैं, मंत्री का सदस्य है, उन सभी को चुनने का काम कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल मुख्य रूप से सबसे पहले क्या करता है? सीएम को चुनता है और सीएम की सलाह पे अन्य मंत्रियों को। इसके बारे में और आगे हम लोग जानेंगे। ये हो गया। अब बात रहा कि मुख्यमंत्री किसे चुना जाता होगा। तो यदि राज्य विधानसभा में, राज्यों का जो विधानसभा है, अगर उसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल क्या करता है कि अपने जो विवेकाधीन जो शक्तियां हैं यानी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, या तो गठबंधन की सरकारें बनाती है या फिर जो प्रचलित जो राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय दल होता है उसको चुनते हैं। यानी जो जाने माने जो राष्ट्रीय दल है उसके नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है या फिर गठबंधन करवाकर राज्यों में सरकार का स्थापना कराते हैं। तो ये काम भी है राज्यपाल का। तो क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन जो विचार है यानी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कब करते हैं? तो जब विधानसभा के किसी भी राजनीतिक दल के जो नेता है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में राज्यों में मुख्यमंत्री की सीटों के फुल करने के लिए यानी मुख्यमंत्री को चयन करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने विवेकाधीन विचारों का प्रयोग करते हैं, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमने सीएम की नियुक्ति भी देख लिया कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत और अन्य मंत्रियों का भी। उसके बाद अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक हमारा ये है दोस्तों, मंत्रियों का चयन। क्या? मंत्रियों का चयन। ध्यान दें, ये जो सीएम है, सीएम के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। आपको बता तो रहे हैं कि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि यहां से अगर प्रश्न आए तो आपके एग्जाम में तो नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद हम लोग सीएम के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में स्पेशल और विधान परिषद के बारे में भी स्पेशल पढ़ेंगे। चलिए, मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन में क्या है दोस्तों कि सीएम है जो अन्य मंत्रियों का, हमने बताया था ना कि राज्यपाल है जो सीएम को चुनता है और सीएम के आधार पे अन्य मंत्रियों को चुनता है। यानी अर्थात कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री है जो अन्य मंत्रियों का चयन करता है। क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना ना, उसके बाद क्या करता है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद में कौन कौन व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का नाम और उसके विभागों का नाम का एक सूची बनाता है, एक सारणी बनाता है, एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट को राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री के सिफारिश पे उस जो सारणी होता है उसको एक्सेप्ट करता है और फिर अन्य जो व्यक्तियों का जो नाम और विभाग दिया गया था उसको अपने अपने विभाग के लिए मंत्री बना दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि सीएम के द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन होता है और वह मंत्रियों का नाम और उसके विभाग की सूची राज्यपाल को देता है। ठीक है, ये हो गया। अब मंत्री परिषद में कितने सदस्य होगा इसका भी निर्धारण सीएम करता है।
क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यों के मंत्री परिषद में मंत्री परिषदों की संख्या कितने हो, यानी मंत्री परिषद एक संस्था है, इसमें कितने मंत्री मिलकर काम करेंगे, इसका भी निर्णय मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है। ये भी फिक्स मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है। लेकिन एक यहाँ पे नोट की बातें में हम लोग जानेंगे, मंत्रियों के चयन में नोट की बातें जानेंगे कि 91वां संविधान संशोधन, और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 164 में ये एक रूल बनाया गया था। अनुच्छेद कितना, 164। देखिए अनुच्छेद 164 दो बार आ रहा है। एक तो बताया गया कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बात कहा गया अनुच्छेद 164 में, और दूसरा है कि 91वां संविधान संशोधन। अब कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष को हुआ, तो 2003 ईस्वी में, और इसके अंतर्गत किस में रूल बनाया गया, अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 164 में रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया दोस्तों, ये रूल बनाया गया कि जो यहाँ का जो क्या है, ये रूल बनाया गया कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या, मंत्री परिषद में राज्यों का जो मंत्री परिषद होगा उसमें सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो इस राज्य में, जिस राज्य के जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें, उस राज्य का लोकसभा का सदस्य और राज्यों का जो विधानसभा का सदस्य है उसका 15% से अधिक नहीं होगा। समझ गए होंगे। जैसे मान लिया कि बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कुल 40 है, विधानसभा का 243 है, तो इसको आप जोड़ लें। इसको जोड़ने के बाद जितना आता ना, इसका कुल का 15 का मतलब गुना 15%, यानी 15/100 से अधिक नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता लेकिन अधिक नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये रूल बनाया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में ये रूल बनाया गया था। उसके बाद किसी भी राज्य में सीएम सहित, अर्थात चीफ, भारत के कोई भी राज्य हो उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की जो संख्या होगा वो 12 से कम नहीं होगा, 12 से माइनस नहीं होगा, 12 से अधिक हो सकता है, 12 से अधिक हो सकता है लेकिन 12 से कम नहीं होगा। ये बात आप लोग जान ले। तो 12 मिला के, यानी मुख्यमंत्री मिला के, यानी एक तो हो गया मुख्यमंत्री, बाकी 11 अन्य मंत्री होगा मंत्री परिषद में, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, किसी भी राज्यों में नहीं। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसे रब करते हैं। आप लोग क्या करें, नोट करते हुए चलेंगे। अगर आप लिख नहीं पा रहे हमारे साथ तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं मंत्री पद की जो अर्हताएं हैं ना उसको देखते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया राज्य मंत्री परिषद, सीएम की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन। अब हम लोग देखेंगे मंत्री जो पद है उसकी अर्हताएं। मंत्री जो पद है उसकी अर्हताएं, ये अर्थात मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मंत्री बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए इसका वर्णन अनुच्छेद 164 के 4 में किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यों में मंत्रियों के लिए जो क्वालिफिकेशन का जो रूल दिया गया उस क्वालिफिकेशन का रूल अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया, रूल को कितना में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 164 के 4 में वर्णन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के मंत्री परिषद में जुड़ना चाहता है, अर्थात राज्यों में किसी प्रकार का मंत्री बनना चाहता है, तो उसको मंत्री बनने के लिए निम्न बातों को फॉलो करना पड़ेगा। निम्न बातों कहने का मतलब नीचे दिया गया, आप लोग समझ सकते हैं नीचे क्या दिया गया, हम समझाते हैं। जैसे सबसे पहले तो दिया गया है कि मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, राज्यों का बात कर रहे हैं, मंत्री परिषद केंद्र स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्य स्तर का मंत्री का, क्योंकि टॉपिक ही हमारा राज्य का विधानमंडल। तो यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे राज्यों से जुड़ा होगा, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि केंद्र का, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है उसको क्या होना चाहिए, हमारे जो राज्य का जो विधानमंडल है उस विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चाहे वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य रहे या फिर विधान परिषद का सदस्य रहे, दोनों में से किसी न किसी सदन का, विधानमंडल का 2 सदन होता है, जैसे संसद का 2 सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से विधानमंडल का भी 2 सदन होता है, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझेंगे समझ में आपको नहीं आएगा और टॉपिक समझ में नहीं आएगा, प्रश्न भी नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति
जो व्यक्ति मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि अगर कोई भी व्यक्ति को राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है। अब मान लिया कि आप बोलेंगे कि अगर मान लिया कि कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन अधिकतम वो जब से बना मंत्री, जैसे मान लिया आज मंत्री वो बना और वो व्यक्ति ना तो विधानसभा का सदस्य है नहीं विधान परिषद का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक 6 महीने तक मंत्री के पद पे रहेगा। 6 महीने के बाद इसको अपने आप पद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर इसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, और नहीं बनेगा तो इसको अपना पद को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये भी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे का पॉइंट क्या कहता है इसके ओर भी जरा बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है, अब उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देख लिया अभी तक, राज्यों का मंत्री परिषद, सीएम की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन और मंत्री पद की अर्हताएं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है मंत्रियों का शपथ। अब नेता भी बन गया, नेता बन गया तो शपथ तो लेना ही पड़ेगा। तो इसके शपथ से जुड़े कुछ बातों को जानते हैं। जैसे पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल क्या करता है, संविधान की जो 3री अनुसूची है ना, 3री अनुसूची में जो भी उपबंध दिया गया है उसके अनुसार मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यों का जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होता है, अर्थात राज्यों में जो मंत्री होता है, उस मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। और कौन से अनुसूची के द्वारा, तो भारतीय संविधान के जो 3री अनुसूची है, 3री अनुसूची में मंत्रियों के शपथ से संबंधी कुछ रूल बनाया गया, कुछ कानून बनाया गया। उसी उपबंध के आधार पे राज्यपाल क्या करता है, इस मंत्रियों को अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करती है। ठीक है, कौन, राज्यपाल। और अनुसूची किसके अंतर्गत, अनुसूची 3री में, यानी 3री अनुसूची में जो भी उपबंध दिया गया, उपबंध का मतलब होता है नियम कानून या फिर कोई शर्त होता है, उसी शर्त के आधार पे ये शपथ दिलाता है। ठीक है। नोट की बातें में आपको ये जानना है, नोट में यहां पे कि अनुच्छेद 164 की थ्री के अनुसार पद ग्रहण करने से पहले सीएम को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेना पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है किसके सामने, राज्यपाल के सामने। और मुख्यमंत्री अनुच्छेद कितना के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है, तो अनुच्छेद 164 के 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है। कितने प्रकार के शपथ ग्रहण करता है, 2 प्रकार का, एक तो अपने पद की और दूसरा गोपनीयता की। ये कहता है कि हम अपने पद का जो कर्तव्य है, यानी मुख्यमंत्री का जो भी कर्तव्य होता है, उस कर्तव्यों को पालन करूंगा और पूरे सच्ची और निष्ठा के साथ पालन करूंगा, और मैं जो भी काम करूंगा अपने राज्य के राज्यवासियों के हितों में ही करूंगा, और मैं संविधान के सारे रूल रेगुलेशनों के साथ चलूंगा। हम संविधान के किसी भी परिस्थिति में ना तो हम उल्लंघन करेंगे और नहीं हम अपने राज्यवासियों को भी उल्लंघन करने देंगे। तो इस प्रकार का शपथ ग्रहण करते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। चलिए अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा दोस्तों, कि मंत्रियों का जो शपथ होता है वो तो हमने देखा कि मंत्री शपथ ग्रहण करता है राज्यपाल के समक्ष, जितने भी प्रकार का मंत्री है सभी, और 3री अनुसूची में जो कानून दिया गया उसके आधार पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मंत्रियों का शपथ तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं मंत्रियों की श्रेणी, अर्थात मंत्रियों की श्रेणी बोले तो कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। क्या, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, क्या हम लोग देखेंगे, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, लगता है ये बात हमने पहले ही बोल दी कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, तो माफ़ कीजिएगा कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो क्योंकि हम भी इंसान ही हैं आप ही की तरह, बिल्कुल हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे कोई गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर हमसे भी कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट में बताएं कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है हमसे गलत नहीं हो सकता, अरे हर इंसान से गलत होता है। ठीक है। चलिए, तो मंत्रियों की श्रेणी, मंत्रियों की श्रेणी कहने का मतलब है कि राज्य स्तर पे मंत्री कितने प्रकार का होता है, तो राज्य स्तर पे मंत्री 3 प्रकार का होता है। ठीक है, राज्य स्तर पे मंत्री कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री,
कैबिनेट मंत्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मंत्रिमंडल का सदस्य। यानी जो कैबिनेट मंत्री होता है ना, वो मंत्रिमंडल का क्या होता है दोस्तों, सदस्य होता है। और दूसरा जो मंत्री होता है, ये तो हो गया एक मंत्री हो गया कैबिनेट मंत्री। दूसरा जो राज्य स्तर का मंत्री होता है उसको बोलते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। और तीसरा भी जो मंत्री होता है ना उसको भी बोलते हैं राज्य मंत्री ही, लेकिन ये दूसरे स्तर वाला जो राज्य मंत्री है उससे ये अलग है। इसको तीसरा स्तर वाले राज्य मंत्री को बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अर्थात सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि राज्य स्तर पे कितने प्रकार के मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री। कौन कौन, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य, एक ही हो गया। दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा में भी राज्य मंत्री, लेकिन ये राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप से प्रभार है। अभी तीनों का मतलब हम लोग बारी बारी से समझते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री की बात कर लें तो कैबिनेट जो मंत्री होता है ना दोस्तों, वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। और कैबिनेट मंत्री का यह काम होता है कि हमारे राज्य का जो शासन व्यवस्था है, राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नीति निर्धारण करने की जो शक्ति है वो इसी का है। यानी राज्यों में कानून बनाने का काम करती है मंत्रिमंडल, अर्थात कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, मंत्रिमंडल का सदस्य। यानी मंत्रिमंडल एक कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो ये आप लोग सीधा सीधी ये जाने कि कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री का सदस्य। क्यों, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से, यानी कैबिनेट मंत्री का जितना भी मंत्री होता है वो सभी मंत्री मिलके हमारे राज्यों के जो शासन व्यवस्था होता है उस शासन व्यवस्था को नीति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे स्तर पे कौन होता है, दूसरे स्तर पे होता है राज्य मंत्री। पहले स्तर पे कैबिनेट मंत्री, ये पहले स्तर पे है, और दूसरे स्तर पे है राज्य मंत्री। अब ये राज्य मंत्री का काम क्या होता है, राज्य मंत्री है ना, इसको ये सपोर्ट करता है। कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करने वाली एक मंत्री होता है जिसको राज्य मंत्री कहते हैं। अब यानी कि ये राज्य मंत्री जो है, दूसरे स्तर का जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रह के कार्य करता है। लेकिन ये जो तीसरे स्तर का जो राज्य मंत्री है जिसको स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है, ये मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रहकर काम नहीं करता है, बल्कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र अवस्था में काम करती है। अब बात रहा कि तो ये काम कहाँ करती है, तो ये अपने विभागों का दायित्व को संभालता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होता है वो अपने विभागों के ऊपर ही काम करता है। इसको अलग अलग विभाग, जैसे शिक्षा विभाग का अलग मंत्री होता है, उद्योग विभाग का अलग मंत्री होता है, जो मतलब और भी स्वास्थ्य विभाग का अलग मंत्री होता है। तो ये विभागों का मंत्री होता है। जितने भी विभाग होता है विभागों का मंत्री राज्य मंत्री होता है और वो स्वतंत्र प्रभार होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए अब नोट की बातें में क्या जानना है, नोट की बातें, कुछ नोट की भी बातें करना बहुत जरूरी है। नोट की बातें आप लोग करेंगे क्या, चलिए नोट की बातें में आपको ये जानना है कि प्रथम स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी प्रथम स्तर का जो मंत्री होता है वो कौन है, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के पूरे ग्रुप को ही क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या है, तो बोलेंगे मंत्रिमंडल एक ऐसी संस्था है, राज्य स्तर पे एक ऐसी संस्था होती है जो राज्यों के शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए नीतियों का निर्धारण करता है, अर्थात कानूनों को बनाता है। राज्य हमारा किस कानून के आधार पे चलेगा इसका निर्धारण करता है मंत्रिमंडल, ठीक है। ये एक संस्था होती है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होता है उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों के समूहों को हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद
जब तीनों स्तर को यानी कैबिनेट मंत्री और राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये तीनों को जब मिला देते हैं ना, तो तीनों को मिला के एक और संस्था बनती है जिसको बोलते हैं मंत्री परिषद। जो हम लोग यहाँ पे मंत्री परिषद कह रहे थे ना सबसे पहले ही, तो यही मंत्री परिषद बनता है। अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये तीनों के मंत्रियों के सभी सदस्यों को मिला के मंत्री परिषद बनता है। ये तीनों के सदस्यों को मंत्री परिषद के मंत्री कहते हैं। समझ गए होंगे? चलिए अब देखिए, यानी यहां पे हमें यह पता चला कि हमारे राज्य स्तर पे दो संस्था होती है, एक मंत्रिमंडल हो गया और एक हो गया मंत्री परिषद। लेकिन मंत्रिमंडल भी मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे राज्यों में सिर्फ मंत्री परिषद है। ठीक है, भारत के सभी राज्यों में मंत्री परिषद हेड है ना, तो मंत्री परिषद हो गया। अब उसके बाद बात आया कि मंत्री परिषद बड़ा होता है कि मंत्रिमंडल बड़ा होता है। तो देखिए, मंत्री परिषद बड़ा होता है, संरचना के आधार पे मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है मंत्रिमंडल से, परंतु निर्णय और कार्य करने के मामले में जो मंत्रिमंडल होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का ये काम होता है कानून बनाना, कोई फैसले को लेना। कानून बना रहा तो यानी कोई फैसला ही कर रहा है, तो मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिमंडल का अधिक महत्व होता है मंत्री परिषद से। लेकिन संरचना के आधार पे, इसके स्ट्रक्चर के आधार पे देखें तो मंत्री परिषद बड़ा होती है। ठीक है, चलिए ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। निर्णय और कार्य संचालन की दृष्टि से मंत्रिमंडल का अधिक महत्व होता है। तो उम्मीद है कि हमारे सारे बातों से आप लोग परिचित हो गए होंगे, सारे बात आपको बिल्कुल आसान भाषाओं में समझ में आ रहा होगा। सारे भाषा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और जो बाकी का जो चीजें बचा हुआ है इसे मिटा देते हैं और बाकी का चीजें बचा हुआ उसको देखते हैं। जैसे देखिए, अब हमारा आगे का टॉपिक है मंत्रियों का जो वेतन और भत्ते होता है ना, इससे जुड़े मंत्रियों का वेतन और भत्ते से जुड़े कुछ बातों को देखिए। राज का जो विधानमंडल होता है ना, राज के विधानमंडल के द्वारा ही समय समय पे मंत्रियों का, चाहे किसी भी प्रकार का मंत्री हो राज्य स्तर का, सभी मंत्रियों का वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्यों का जो विधानमंडल होता है वो समय समय पे निर्धारित करता है। अब बात रहा कि अगर निर्धारित नहीं करेगा तो क्या मंत्रियों को वेतन नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, मंत्रियों का सैलरी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसको जरा जानते हैं। जब तक राज्य विधानमंडल इस संबंध में कोई उपबंध नहीं करता, किस संबंध में, यानी मंत्रियों का कितना वेतन दिया जाए, अगर राज्य का विधानमंडल ये तय नहीं किया तब तक उस मंत्रियों का वेतन संविधान के जो दूसरी अनुसूची है ना, दूसरी अनुसूची में जो भी रूल बनाया गया है मंत्रियों के वेतन देने से संबंधित, उसी रूल के आधार पे, उसी प्रावधान के आधार पे मंत्रियों को वेतन मिलता। अब ये बात अनुच्छेद कितना में कहा गया? तो अनुच्छेद 164 के 5 में कहा गया है कि जब तक हमारे राज्यों के विधानमंडल द्वारा यह तय नहीं किया जाता है कि हमारे राज्यों के प्रत्येक मंत्रियों को, अलग अलग प्रकार के मंत्रियों को किस आधार पे वेतन दिया जाए, कितना वेतन दिया जाए, उसको भत्ता कितना दिया जाए, तब तक उस मंत्रियों का वेतन कैसे मिलता है, किस आधार पे? तो संविधान के दूसरी अनुसूची में जो उपबंध दिया गया है, जो प्रावधान किया गया, उसी प्रावधान के आधार पे मंत्रियों को वेतन और भत्ता दिया जाता है। ये बात कहाँ पे किया गया? ये बात किया गया अनुच्छेद 164 के 5 में किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चे, क्या है बच्चों? मंत्री परिषद का कार्यकाल। सॉरी बच्चे बोल रहे हैं, हमारे आप भाई हैं, हम, हो सकता है हमसे आपसे हम बहुत छोटे हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे, भाई, दोस्त, यही तो हमारा लैंग्वेज है। ठीक है, हम भारतीय हैं और भारत के सभी नागरिक हमारा अपने नागरिक हैं, हमारे सभी भाई हैं, चाचा है और दोस्त है। ठीक है, चलिए मंत्री परिषद का कार्यकाल की बात करते हैं भाई। कितना होता भाई? आप लोग को अगर आता है कमेंट में जरूर बताएंगे।
मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना, ये जो उंगली देख रहे हैं ना, इतना उंगली कितना है 5, अर्थात 5 वर्षों के लिए होता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चे, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। परंतु विधानसभा में अपना अगर बहुमत खो देता है तो ऐसे स्थिति में जो विधानसभा होता है, सॉरी मंत्री परिषद होता है, वो भंग हो जाती है। जिस तरीके से हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका में पढ़े थे ना कि संघ की कार्यपालिका में क्या होता है कि हम लोग देखते थे कि लोकसभा भंग हो जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, बल्कि लोकसभा अस्थाई होता है, यानी कि आप उसको क्या बोल सकते हैं कि वो कभी भी विघटित हो सकता है। तो इसी प्रकार से मंत्री परिषद भी क्या है, विघटित हो सकता है। ये अस्थाई सदन नहीं होता, विधानसभा अस्थाई सदन होता है, ठीक है। विधानसभा किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री परिषद भंग होगा। लेकिन कैसे, इसको जानते हैं। विधानसभा में अगर कोई व्यक्ति अपना बहुमत खो देता है तो मंत्री परिषद को अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित होना पड़ता है, यानी उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उससे पहले ही उसको हट जाना पड़ता है। उसको अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो, यानी बहुमत खो देता है तो। अब एक बात और, अनुच्छेद 365 में किया गया, कितना में, एक अनुच्छेद आया दोस्तों, अनुच्छेद 365, इसको भी जरा माइंड में रखेंगे। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत कहा गया है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है ना तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। राज्य में जब राज्य शासन, राष्ट्रपति का शासन व्यवस्था होता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ये बात कहा गया अनुच्छेद 365 में। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ये पॉइंट है कि अनुच्छेद कितना में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन काल में मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। तो अनुच्छेद 365 में ये बातें कहा गया कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति का शासन चलेगा, अर्थात देश में आपातकालीन घोषणा हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में पूरे राज्यों को एक कर दिया जाता है, यानी केंद्र के स्तर में उसको गिना जाता है। यानी केंद्र यानी कि सिर्फ भारत कहा जाता है। उस समय हम राज्य नहीं कहेंगे, ठीक है, राज्य नहीं कहेंगे बल्कि भारत, क्योंकि पूरे राज्य में, भारत का कोई भी राज्य हो, सभी राज्य में किसका शासन चलता है उस समय, केंद्र सरकार का चलता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चलता है। इमरजेंसी परिस्थिति में जब आपातकाल घोषणा होता है तो ये बात कहा गया अनुच्छेद 365 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद सीएम के अनुरोध पर भी राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। अगर सीएम ये सिफारिश करे, अनुरोध करे, रिक्वेस्ट करे राज्यपाल से किसी मंत्रियों को लेकर कि ये मंत्री ऐसे गलत कर रहा है या फिर संविधान को अच्छे से पालन नहीं कर रहा, अपने पद के कर्तव्यों को वो निर्धारण नहीं, अपने पद के कर्तव्यों को वो पालन नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में सीएम क्या करता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्यपाल को ये बात को सूचना देता है। और सूचना देने के बाद क्या करता है, राज्यपाल उस मंत्री परिषद को क्या करता है, भंग कर देता है, विघटित कर देता है। चलिए, तो ये तो था मंत्री परिषद का कार्यकाल। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है उसको जानते हैं। जैसे अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 में क्या कहा गया, इसको भी हम लोग जानते लेते हैं। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत कहा गया है ना भाई, क्या कहा गया आप लोग सुनेंगे। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत कहा गया है ना भाई कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन मंत्री परिषद करती है। यानी राज्य सरकार का जो कार्य होता है उसका संचालन, यानी जो राज्यों में जितने भी काम होता है सभी कार्यों को करने वाला जो सदस्य होता है वो किस संस्था का सदस्य होता है, तो मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है ना वही सभी राज्य के कार्यों को संचालन करता है। ये अनुच्छेद 166 में कहा गया। जबकि अनुच्छेद 167 की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 167 में कहा गया है ना दोस्तों, क्या कहा गया कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। राज्यपाल को ये कर्तव्य है कि वो राज्य में जो भी घटनाएं घटित हो रहा है उसका एक एक सूचना राज्यपाल को दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो जो मुख्यमंत्री है वो बर्खास्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को ये कर्तव्य है। कर्तव्य कहने का मतलब अधिकार नहीं है कि वो मांगेगा। कर्तव्य का मतलब होता है कि हमसे कोई फॉलो करवा रहा है। अधिकार का मतलब है कि हम किसी से फॉलो करवा रहे हैं, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है।
हमारा अधिकार है। और जो कर्तव्य होता है ना, वो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमें ये करना है। हमें भारत के नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें भारत के सभी लोगों के साथ एक से एक जैसा व्यवहार करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है ये। लेकिन अधिकार में क्या होता है, हम अपने अधिकार को मांगते हैं। जैसे हमारे साथ कहीं पे शोषण किया जा रहा है तो उस शोषण के विरुद्ध हम लोग खिलाफ रहते हैं, शोषण के विरुद्ध हम लोग अधिकार को छेड़ते हैं कि हमारा अधिकार ये है, तुम हमारे ऊपर शोषण नहीं कर सकता है। तो ये हमारा अधिकार है, अर्थात मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे तो हम जो पहले वाला जो हमारा चैनल है उस पर मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं पढ़ाएं। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मौलिक अधिकार पढ़ाना है कि नहीं। हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे और गौर करेंगे और ज़रूर पढ़ाएंगे। तो फाइनल दोस्तों, आपके सामने से इजाज़त लेने की घड़ी आ गई और विदा लेने की समय आ गई। आप अपने छोटे भाइयों को इजाज़त दें। और जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप हो सकता है मोटिवेट होंगे। हम तो इससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब भी हम अकेले पढ़ते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट और दुख आता है, हम हमेशा एक ही पंक्ति को दोहराते हैं, मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, तो इसी के आधार पे एक पंक्ति है कि ये जो सफलता होती है ना, इसको एक घमंड होता है, इसको एक गुरूर होता है, इसको एक क्या होता है, अहम होता है। सफलता कहता है कि हम तुमसे नहीं पार पाएंगे, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम सफलता हासिल करेंगे। यानी हम सब जिद कर रहे हैं और सफलता अलग जिद कर रहा है कि हम तुमसे नहीं, तुमसे हम नहीं प्राप्त हो सकेंगे। यानी सफलता कोई एक घमंड होता है। तो उसी सफलता के घमंड पे हमने एक पंक्ति लिखा, उस पंक्ति को आप लोग ज़रा गौर करेंगे और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे और उसको देखेंगे कि क्या इससे कुछ ये हद तक की बातें सही है या नहीं, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है या नहीं। ये पंक्ति ये है दोस्तों कि अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपने ऊंचाइयों पे गुरूर है। मंजिल बहुत ऊंचे होते हैं दोस्तों, ये कहने के बात नहीं, आप लोग जानते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे मंजिल, यानी जो मंजिल ऊंचे होते हैं, हर मंजिल को अपने पास एक गुरूर होता है, घमंड होता है। तो इसी के ऊपर ये पंक्ति है कि अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपने ऊंचाइयों पे गुरूर है। माइक जरा निकाल के बोलते हैं, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपने ऊंचाइयों पे गुरूर है। मैंने जिंदगी से सिर्फ यही सीखा है, मेहनत करना, आगे बढ़ना, कभी रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो हमारी ज़िंदगी में, हालात कैसे भी हो हमारी ज़िंदगी में, पर किसी के सामने कभी झुकना नहीं। इसीलिए हम अपने मंजिल के सामने भी नहीं झुकेंगे। हम मेहनत करेंगे और मेहनत के बल पे हम तुझे पाएंगे। सुनो मंजिल, हम आज से मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और हम अपने मेहनत के बल पे हम तुझे हासिल करके रहेंगे और हमारे सभी भाई सफलता को हासिल करके रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस पंक्ति से आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें और इसको दोहराएं। और जब भी आप अकेले पढ़ें इस पंक्ति को ज़रूर आप दोहराएं कि हमें बस मेहनत करना है, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा और सच्चे लगन के साथ पूरी लगनशील बनते हुए हमें मेहनत करना है। फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको जल्द सफलता इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपका जो टारगेट है वो ऊंचा है। तो ऊंचे टारगेट पाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होता है। तो अगर आपका सोच बड़ा है तो समय तो ज़्यादा लगेगा। इसीलिए अगर अभी आपको समय लगता है, आपको सफलता अभी नहीं मिल रहा, तो घबराने की बात नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहें, लगनशील बनते रहें, एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सफलता पाते हुए हम दुनिया को यह साबित करेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी अपने हुनर से पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, परिचित करा सकते हैं और पूरे दुनिया में हम अपने ज्ञान के यश को फैला सकते हैं। अपने प्रकाश की, ज्ञान की जो प्रकाश है उसकी तीव्रता से हम सभी लोगों को मनमोहित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और सब्सक्राइब कब करना है,
जब आपको अच्छा लगा तो, और दूसरे के पास भी शेयर करना। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।